Assalamualaikum. I'm Aksa Mansoor. Today, in this lecture, I'm going to explain Graham's law. Graham's law को एक इंग्लिश साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्हीं के नाम की वजह से इस लॉ का नाम ग्राहम्स लॉ रखा गया था। तो ग्राहम्स लॉ क्या कहता है? ग्राहम्स लॉ ये कहता है कि गैस की इफ्यूजन या फिर गैस की जो डिफ्यूजन का रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, या हम ये भी कह सकते हैं उसके स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। लेकिन अब इस लॉ में दो पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, दैट वाज टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट या जो भी आप अपने सिस्टम को रन कर रहे हो जिस तरह से, उस पूरा टाइम ऑल द टाइम आपका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ना ही बढ़ेगा और ना ही कम होगा। अब मैथमेटिकल फॉर्म ग्राहम्स लॉ की देख लेते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं हमें इक्वालिटी का साइन लाने के लिए कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इक्वल्स टू के बाय अंडर रूट डी। अब अगर इस जो इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू के, या इसको सिंपल हम रेट भी लिख सकते हैं या आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ। अब यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है कि जितनी मर्ज़ी हम गैसेस को स्टडी कर रहे हैं उन तमाम गैसेस के लिए जो कांस्टेंट के है वो सेम रहेगा। लेट्स सपोज हम 2 गैसेस लेते हैं 1 and 2, तो उनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन तो R1 और R2 होगी और डेंसिटी भी D1 and D2 होगी, लेकिन K1 और K2 नहीं हो सकता। ये लॉ ये कहता है कि जो कांस्टेंट है यानी K जो है वो तमाम गैसेस के लिए सेम होगा, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि R मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट डी इज़ इक्वल्स टू के। गैस 1 के लिए अगर हम इक्वेशन प्रिपेयर करें तो R1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट D1 इज़ इक्वल्स टू के। इसको आपने बना देना है इक्वेशन नंबर 1। गैस 2 के लिए R2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट D2 इज़ इक्वल्स टू के, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो अगर आप कंपेयर करें तो ये पता लगता है कि दोनों इक्वेशन ही के इक्वल हैं। जब दोनों इक्वेशन ही के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। दैट्स वाई हमने लिखा R1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट D1 इज़ इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाई अंडर रूट D2। अब जो डेंसिटीज़ हैं उनको एक साइड पे कर दें और रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक साइड पे कर दें, तो आपके पास बन जाता है R1 बाय R2 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट D2 बाय D1। अब जो डेंसिटी ऑफ अ गिवन गैस होती है, यानी कि जो भी गैस आपको अंडर एनालिसिस आपने ली हुई होती है या गिवन होती है, तो उसकी डेंसिटी उसके मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसीलिए हम D की जगह M यूज़ कर देते हैं। M स्टैंड फॉर molar masses of gases. M1 is the molar mass of gas 1 and M2 is the molar mass of gas 2. Next is experimental verification of Graham's law, कि अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी? क्या वाकई R1 बाय R2 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट M2 बाय अंडर रूट M1 होगा? तो इसको हम देखने के लिए कि क्या वाकई लॉ वेरीफाई हो रहा है, हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं।
तो सबसे पहले इसके लिए हमने दो गैसेस ले लेनी है, एक HCl ले लेना है और एक NH3 ले लेनी है। आफ्टर दैट आपने दो कॉटन प्लग्स लेने हैं। एक कॉटन प्लग को आपने सो करना है HCl के सोल्यूशन में और दूसरी जो कॉटन प्लग है उसको आपने NH3 के सोल्यूशन में प्लग कर देना है। आफ्टर दैट ये जो दो एंड्स हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर के होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले और ये वाले, ये जो ब्लैक होल हैं बेसिकली ये कॉटन प्लग यहाँ पर फिट हुई हुई हैं। एक कॉटन प्लग थी NH3 की और एक कॉटन प्लग थी HCl की। तो ये आपने दोनों ओपन एंड्स पे इसको आपने इंट्रोड्यूस कर देना है। और जो आपने ये ट्यूब लेनी है, ये ट्यूब तकरीबन होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब लॉन्ग होनी चाहिए। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब आप इन कॉटन प्लग को इस दोनों एंड्स के साथ आप फिट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो सिमल्टेनियसली करना है, यानी कि दोनों को एक साथ करना है। आफ्टर दैट ये दोनों जो गैसेस होंगी इसके अंदर, कॉटन प्लग के अंदर, वो आगे फॉरवर्ड मूव करना शुरू करेंगी और एक पॉइंट पर मिलकर ये वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl बना देंगी। जब NH3 HCl के साथ मिलेगा तो NH4Cl बना देगा। अब देखिए HCl ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि जो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है, 40.5 सेंटीमीटर, और जो NH3 है उसने 59.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इन्होंने NH4Cl को बना दिया है। अब देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 59.5 और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल्स टू 40.5। ये तक तो आपको मिल चुका है। जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने उनकी रेट ऑफ ट्रैवल को, रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपने उसको मेजर कर लिया। आफ्टर दैट आपको मोलर मैसेज चाहिए। मोलर मास ऑफ HCl इज इक्वल्स टू 36.5 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 17.0 ग्राम। अब इन वैल्यूज़ को आपने फॉर्मूला में पुट करना है। जब आपने इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट किया तो आपको ये पता लगता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। 1.46 इज़ इक्वल्स टू 1.46। इसका मतलब ये है कि ये लॉ वेरीफाइड हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको ग्राम्स लॉ समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।